बेल 212 इज वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट हेलीकॉप्टर जो कि फोग और हल्की बारिश की वजह से क्रैश हो गया। ये है वो कहानी जो आपको सुनाई जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। प्रेसिडेंट रईसी के साथ दो और मिलिट्री हेलीकॉप्टर थे, जबकि ये जदीद हेलीकॉप्टर जो अगर इंजन फेल हो जाए या कोई भी फनी खराबी हो जाए, इसके बावजूद ऑटो रोटेशन की मदद से लैंड करने की सलाहियत रखता है, नॉट जस्ट ऑन ग्राउंड आल्सो ऑन माउंटेन्स। बट रईसी के केस में हमें ये सुनने को मिला कि हार्ड लैंडिंग की और फिर क्रैश हो गया। Iranians are being urged to pray for the health of President Ibrahim Raisi. Officials say it was forced to make a hard landing, but offered no further details. यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में ट्रांसपॉन्डर ही मौजूद नहीं था या फिर उसे ऑफ कर दिया गया था। और एक और हैरान होने वाली बात यह है कि जब प्रेसिडेंट के साथ दो और हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे तो फिर जाहिर है कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दरमियान में होगा। और अगर ऐसा था तो फिर जब प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में खराबी हुई या फिर क्रैश हुआ तो फिर बाकी हेलीकॉप्टर्स को क्यों पता नहीं चला। और इसके अलावा अगर मौसम खराब ही था तो फिर बाकी हेलीकॉप्टर्स कैसे सेफ रहे, जबकि वो थे भी नॉर्मल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। और यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जब बाकी हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे तो फिर फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बाकी मिनिस्टर्स को एक ही हेलीकॉप्टर में क्यों बिठाया गया? कहीं इन सबको इकट्ठे कत्ल करने का तो प्लान नहीं था। और लास्ट में हेलीकॉप्टर में मौजूद ब्लैक बॉक्स के बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया गया? तो आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढते हैं और ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट रईसी को किसने असैसिनेट करवाया और क्या उन्हें ड्रोन से अटैक किया गया या फिर बॉम्ब से उड़ाया गया। मोसाद, वर्ल्ड्स पावरफुल स्पाई एजेंसी दैट कैन लीड मैनी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, जिसमें शायद ये भी शामिल था। यही मोसाद जिसने CIA के साथ मिलकर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिसे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, उसे ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन गन से असैसिनेट किया, और वो भी ईरान में, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटाई में पड़ गया है और कहा जा रहा है कि ये 6 साल तक डिले हो गया है। और यही नहीं, अमेरिका ने मोसाद के साथ मिलकर ठीक इसी साल ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर कासिम सुलेमानी को भी असैसिनेट किया। मोसाद ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस कंडक्ट किए, जिसमें एडोल्फ आइखमैन, हिजबुल्लाह फाइटर इमाद मुगनियार और पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कोहटा, वो पावर प्लांट जिसे आज तक कोई स्पाई एजेंसी इवन के CIA तक नहीं ढूंढ सकी, लेकिन मोसाद ने ढूंढ निकाला और फिर उसे इंडिया के साथ शेयर किया। इसके अलावा सीरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जियाउल हक के एयरक्राफ्ट क्रैश में भी मोसाद और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ शामिल थी। इन शॉर्ट कहूं तो मोसाद की हिट लिस्ट में जो भी एक दफा आ जाए उसका बचना इम्पॉसिबल है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि इट्स एन एक्सीडेंट और असैसिनेशन। इन माय ओपिनियन इट्स एन असैसिनेशन। वो क्यों, मैं समझाता हूँ। ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से क्रैश होकर तबाह हो गया, ये सुना आपने न्यूज में। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं फॉलो किए गए? अगर कमर्शियल प्लेन के लिए एक हफ्ते पहले बताया जाता है कि मौसम ठीक नहीं होगा, फ्लाइट्स डिले होंगी, तो प्रेसिडेंट के लिए ये प्रोटोकॉल्स फॉलो क्यों नहीं किए गए? अब आप में से किसी के ज़हन में आएगा कि सैंक्शंस हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भाई गूगल कर लो ना। गूगल पर आपको विंड स्पीड, स्टॉर्म, फॉग वगैरह सब कुछ पता चल जाता है, वो भी फ्री में। तो फिर जब मौसम के ये हालात थे तो फिर प्रेसिडेंट को हेलीकॉप्टर पर क्यों ले जाया गया? उसमें ये गफलत क्यों बरती गई? और ये सुने जरा, प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर में ट्रांसपॉन्डर ही मौजूद नहीं था या फिर उसे बंद कर दिया गया था। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे बाकी हेलीकॉप्टर और एयरबेस से राब्ता किया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो ट्रांसपॉन्डर होता है वो पायलट के कंट्रोल में होता है, तो फिर वो ट्रांसपॉन्डर बंद क्यों था? और अगर ट्रांसपॉन्डर हेलीकॉप्टर में मौजूद ही नहीं था तो फिर उसे किसने निकाला? सिर्फ यही नहीं, जब प्रेसिडेंट के साथ दो और हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे तो फिर जब प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर खराब हुआ या फिर गिर गया तो फिर उन बाकी हेलीकॉप्टर्स को पता क्यों नहीं चला? उन्होंने फिल फॉर रिएक्ट क्यों नहीं किया? और सबसे ज्यादा मजायका खेज बात तो ये है कि कम्युनिकेशन लॉस होने के बाद बाकी दो हेलीकॉप्टर्स प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को 15 से 20 मिनट तक ढूंढते रहे। अब अगर मौसम इतना खराब था तो फिर ये हेलीकॉप्टर 15 से 20 मिनट सेम उसी प्लेस पर कैसे फ्लाई करते रहे? इन्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये थे भी नॉर्मल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, जबकि प्रेसिडेंट रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो था बेल 212, जो कि वर्ल्ड सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को मिलिट्री और सिविल पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी ये हेलीकॉप्टर जापानीज, कैनेडियन और इवन के अमेरिकन फोर्सेस यूज कर रही हैं, और ये हेलीकॉप्टर टफ रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसमें अगर एक इंजन काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा चालू हो जाता है, और अगर इन केस कोई और इशू हो जाए तो ये हेलीकॉप्टर कहीं
कहीं पर भी इजीली लैंड कर सकता है, इवन के पहाड़ों पर भी, जिसे ऑटो रोटेशन कहा जाता है, जिसमें ये हेलीकॉप्टर विंग्स के एंगल को चेंज करके इजीली लैंड हो जाता है। और इस हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स भी मौजूद होता है, जिसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? दरअसल ब्लैक बॉक्स को आप एक डिवाइस समझ सकते हैं, जिसके अंदर अगर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है या फिर कुछ भी हो तो उसमें जो लास्ट कम्युनिकेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग सेव होती है, और इसके अलावा कुछ डिटेल्स सेव होती हैं कि हेलीकॉप्टर किस वजह से खराब हुआ, मतलब कि किस पार्ट में खराबी पेश आई। और ये ब्लैक बॉक्स अगर हेलीकॉप्टर तबाह भी हो जाए या फिर एयरक्राफ्ट तबाह भी हो जाए तब भी ये सेफ रहता है। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई कि ये ब्लैक बॉक्स मिला है या नहीं मिला। अब आप खुद सोचें कि इस सब के बावजूद प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया। पाकिस्तानी एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड आसिम नवाज के मुताबिक प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया, जिसमें उनके हेलीकॉप्टर को रॉकेट, बॉम्ब या फिर ड्रोन का निशाना बनाया गया। जहाज के बॉडी पार्ट्स दूर दूर बिखरे पड़े हैं। दैट मीन वो हवा में फटा है। वो अंदर किसी ने बम रख दिया हो या किसी ने रॉकेट मार दिया हो या किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये सेम हेलीकॉप्टर क्रैश है जैसे कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद के हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया। देन एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर और फिर कॉल कट गई। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल वही केस है जैसे हमारा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हुसैन जो क्वेटा से आ रहे थे कराची, वो भी 2 हेलीकॉप्टर आ रहे थे। एक सेफ चला गया और दूसरा वही क्रैश कर गया, जिसके पुर्जे भी दूर दूर गिरे पड़े थे। जिस तरह से वो गिराया गया ना। अच्छा आसिम साहब ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे इसमें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड आसिम मार साहब। अब ईरान पर क्योंकि सैंक्शंस हैं, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस के लिए पार्ट्स भी नहीं ले पा रहा था, और ये हेलीकॉप्टर था भी 40-50 साल पुराना, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये सिर्फ हकीकत से भागने का एक बहाना है। जब भी प्रेसिडेंट प्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर गाड़ी में सफर करते हैं तो प्रॉपर चेक किया जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर, गाड़ी या फिर प्लेन के एक एक पार्ट को जांचा जाता है। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इब्राहिम रईसी के केस में ऐसा नहीं था, और अगर था तो फिर इसे रिजॉल्व क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वॉय था तो फिर प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर को एक ही हेलीकॉप्टर में क्यों बिठाया गया। और यही नहीं बल्कि रूट पहाड़ों वाला क्यों मुंतखब किया गया, जबकि वो दूसरे रूट से सेफली जा सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट थे या फिर एक मिनिस्टर थे? जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तो फिर मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं देखने को मिला? सारे ऑपरेशंस को मेनली रेस्क्यू टीमों ने ही हैंडल किया। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर जब भी क्रैश होता है तो उसका मलबा 20 से 30 मीटर से ज्यादा दूर नहीं गिरता, और इवन के कभी कभार तो 10 मीटर तक ही महदूद रहता है। लेकिन इब्राहिम रईसी के केस में ऐसा नहीं था। अगर आप ये पिक्चर्स और वीडियोस देखें तो आपको मलबा दूर दूर तक बिखरा हुआ नजर आएगा। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें जरा। जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो वो कुछ इस तरह होता है, जबकि अगर हेलीकॉप्टर को फिजा में तबाह किया जाता है तो वो कुछ इस तरह होता है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि इस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया, ना कि क्रैश हुआ। इब्राहिम रईसी बहुत ही निडर और उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, और इसके अलावा उनका मेन रोल था न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यही नहीं बल्कि वो फलस्तीन के हवाले से भी हमेशा स्टैंड लेते थे, और इवन कि उन्होंने हमास को मिलिट्री सपोर्ट भी की, चाहे इसके पीछे उनके कुछ अपने मफाद थे, आई मीन ईरान के, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम्स के लिए और अपनी कंट्री के लिए स्टैंड ले रहे थे, जिसकी वजह से वो ईरान में काफी ज्यादा पॉपुलर थे अपने ईरान वर्सेस इसराइल स्टांस को लेकर। ईरान वाजे कहता है कि वो इसराइल को तबाह कर देगा। 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید خودشون عجله کردن زودتر میخوان. इसी वजह से अमेरिका एंड इसराइल डोंट लाइक दिस। दैट्स व्हाई वो हरगिज नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, क्योंकि इससे सबसे बड़ा खतरा इसराइल को ही है। दरअसल इब्राहिम रईसी ईरान और आज़रबाईजान बॉर्डर पर इन 2 डैम्स का इफ्तिताह करने गए थे, जो कि कोऑपरेटिव डैम प्रोजेक्ट है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ईरान और आज़रबाईजान की कभी नहीं बनी। इन दोनों कंट्रीज में काफी ज्यादा क्लैशेस रहे हैं, लेकिन इब्राहिम रईसी ने तमाम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत किया, इवन के सऊदी अरेबिया के साथ, और ये चीज अमेरिका और इसराइल के लिए सूटेबल नहीं थी। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली इस जगह पर क्रैश हुआ जो कि उजी गांव बताया जा रहा है। रईसी का हेलीकॉप्टर 58 किलोमीटर दूर था डैम की लोकेशन से जहां पर यह क्रैश हुआ है, जिसमें उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला और इसके अलावा 5 और लोग सवार थे, जिनमें प्रेसिडेंट गार्ड्स भी शामिल थे। अब जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसमें प्रेसिडेंट को हमेशा सेफ रखा जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन में पैराशूट मौजूद होता है, जिसमें ये प्रेसिडेंट गार्ड प्रेसिडेंट को लेकर कूद जाते हैं। लेकिन इस केस
केस में ऐसा नहीं हुआ। समझ से बाहर है कि जब हेलीकॉप्टर अगर खराब हो भी गया था तो फिर वो गार्ड प्रेसिडेंट को लेकर क्यों नहीं कूदे, उन्होंने प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को फिजा में ही तबाह किया गया, जिसकी वजह से गार्ड्स को प्रेसिडेंट को महफूज रखने का मौका ही नहीं मिला। और ये भी पॉसिबल है कि इस सब में पायलट इन्वॉल्व थे। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मोसाद ने मरवाया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है हालात का, क्योंकि अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो यही लगता है। एज यू नो कि ईरान ने रिसेंटली इसराइल पर एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में इसराइल ने कहा था कि हम जवाब देंगे, और इवन के जवाब दिया भी ईरान के सफारत खाने को निशाना बनाकर। लेकिन फिर भी इन दोनों कंट्रीज की मिलिट्री हाई अलर्ट थी। Iran is pledging revenge tonight, accusing Israel of attacking its embassy complex in Syria and reportedly killing at least 7 Iranian military officials. That includes a top general. अगर हम मोसाद के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो मोसाद ने ईरान के इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी असैसिनेट किया हुआ है, तो फिर इनके लिए प्रेसिडेंट को असैसिनेट करना कौन से मुश्किल था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर कैसे। अगर आप क्रैश साइट को गौर से देखें तो ऐसे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर फिजा में ही धमाके से फट गया, जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में बताया है। पॉसिबल है कि हेलीकॉप्टर में बम रखा गया हो या फिर उसे ड्रोन से निशाना बनाया गया हो। ये वीडियो देखें जरा, सोशल मीडिया पर ये वीडियो सर्कुलेट की जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को रॉकेट से निशाना बनाया गया। दरअसल ये वीडियो पुरानी है जो कि अफगानिस्तान की है। यही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर के थ्रू अटैक किया गया, जो कि बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और कुछ नहीं। ये वीडियो देखें जरा, इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक आदमी जहां पर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां पर मौजूद था, लेकिन अभी तक इस वीडियो को कंफर्म नहीं किया गया और पॉसिबल है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो। एज यू नो कि एआई बहुत ज्यादा एडवांस है, तो इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इन सब वीडियोस को देखें तो इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। जब भी इस किस्म की फेक वीडियोस बनाई जाती हैं तो उनकी क्वालिटी ऐसी होती है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और फैमिली को सब्र दे। बाकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और इसके अलावा कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म का एविडेंस मिल गया कि इस सब में इसराइल मुलविस था तो इसराइल को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा।